स्टूडेंट, स्वागत है आपका बजट या वित्तीय प्रशासन या प्रबंधन में एक नए विषय के साथ। पीछे मैंने बताया था आपको कि बजट का प्रिपरेशन कैसे होता है। आज का जो मुद्दा है वह बजट के बनने के पश्चात विधायिका द्वारा बजट का पारित किया जाना, इनैक्टमेंट ऑफ बजट, सिंपल से इंग्लिश मीडियम। ये मुद्दा है क्या, संसद को यह अधिकार क्यों प्रदान किया गया है। मैंने पीछे लेक्चर में बताया आर्टिकल 265, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना जनप्रतिनिधित्व के किसी प्रकार के कर का कोई भी प्राधिकार नहीं। और दूसरा आर्टिकल 266, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज आइटम विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के पारित नहीं होगा। ये दो मुद्दे हैं। और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है वह कौन है, वह पार्लियामेंट है। तो स्वाभाविक है कि जो बजट बनाएगा कार्यपालिका, वह बजट विधायिका के द्वारा उस पर अप्रूवल या इनैक्टमेंट होना आवश्यक है। यह संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पीछे मैंने आपको बताया था कि भारत में बजट निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, इशू और स्टेज, चरण, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट कैसे पास होता है, उसके चरणों की चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके पहले बजटिंग से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांत, जो बेसिक प्रीमाइसेस हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो प्रावधान है 112 से 117 तक, वह यह है कि अनुदान संबंधित मांग, कोई भी डिमांड जो ग्रांट से रिलेटेड होगा, वह राष्ट्रपति के ही प्रपोजल द्वारा या अप्रूवल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा क्या है कि कर संबंधित जो प्रस्ताव है या संसद, आप कह सकते हैं, कर में कमी कर सकती है, कर में कटौती कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, कट कर सकती है, एबॉलिस्ट कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन संसद कर में वृद्धि नहीं कर सकती। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को है, कार्यपालिका द्वारा प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट क्या है, संचित निधि पर भारित जो व्यय है उस पर प्रेसिडेंट का या राष्ट्रपति का अप्रूवल जरूरी, स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं बजट से संबंधित, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बजट अब जब तैयार हो जाएगा, मैंने आपको बताया था हलवा सेरेमनी अब होता नहीं है कोरोना काल में, अब तो मिठाइयों से ही काम चलाया जा रहा है। फिर गोपनीय रखा जाता है। ब्रिटिश कालीन जो परंपरा थी वह यह था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में, लेकिन आपको मैंने पीछे बताया कि 2016 में अब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ चीज़ें और चेंजेस आए हैं, उसको बताएंगे। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। मैंने आपको बताया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में पहले बजट शाम को प्रस्तुत होता था, सारी चर्चाएं मैंने पीछे टॉपिक में किया है। अब बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। यह 2016 से यह परंपरा भारत में लागू है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। देखिए, बजट जो विधायिका जिस पर स्वीकृति प्रदान करेगा, वह 5 स्टेजेज या 5 स्टेप में पूरा एक ओवरऑल जो प्रोसीजर है, एक पूर्ण या संपूर्ण प्रक्रिया है, वह इस प्रकार संचालित होता है। कैसे? पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। फरवरी के फर्स्ट वीक में वित्त मंत्री लोकसभा में और वित्त राज्य मंत्री राज्यसभा में बजट प्रस्तुत करता है। अच्छा, जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन आप देखिए पूरा काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सबके लिए होता है। संसद में लोग काफ़ी तैयारी के साथ जाते हैं। वे सांसद जो कभी भी डिबेट में, चर्चा में भाग नहीं लेते, वो भी उस दिन पूरा ड्रेसअप होके, वेल ड्रेसअप होके, कि टीवी पे पूरी भारत के लोग देखेंगे, जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन वित्त मंत्री बजट से संबंधित एक पॉलिटिकल स्पीच देता है, राजनीतिक भाषण देता है, और बजट से रिलेटेड कुछ आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे को भी वह डिटेल में डिस्कस करता है। हालांकि जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है फरवरी फर्स्ट वीक, उस दिन बजट के आर्थिक नीतियों पर कोई चर्चा नहीं होती। फर्स्ट थिंग, वित्त मंत्री कहेगा कि आज तक का, आप देखिएगा जैसे भाषण शुरू होता है
संक्षिप्त परिचय देने के बाद वित्त मंत्री बताता है कि यह आज तक के इतिहास का सबसे शानदार बजट है और उसी दिन किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, जो वंचित वर्ग है उसकी चर्चा, उनकी सुरक्षा के लिए ढेर सारे प्रावधान या ढेर सारे बजटीय प्रावधान किए जाते हैं। विपक्ष कहता है कि आज तक के इतिहास का ये सबसे खराब बजट है। मतलब एक प्रकार से यह आलोचना और प्रत्यालोचना होता रहता है। लेकिन इस पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज में, जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, तो वित्त मंत्री जो एक आर्थिक समीक्षा करता है उसमें वह बताता है कि जो वित्तीय वर्ष जो बीत गया, जैसे अभी 2022-23 का बजट उसने प्रस्तुत किया है, तो बताया होगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू क्या था। लास्ट 10 ईयर्स, उसी वर्ष के 2021 और 22 के लास्ट 10 ईयर्स, एक्चुअली में 10 सालों के ही आधार पर आर्थिक समीक्षा की जाती है, सॉरी 10 माह। तो 10 माह में आर्थिक स्थिति क्या थी, जो चालू वर्ष है उसका आय और व्यय का आंकड़ा क्या है, और यदि किसी प्रकार के धन की आवश्यकता है तो उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी। मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिक जो रिपोर्ट होता है उसे वह प्रस्तुत करता है। और फाइनली मैंने आपको बताया कि विपक्ष इसकी आलोचना करते हैं, राजनीतिक भाषण होता है। लेकिन बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो पूरे भारत के देशवासियों का इंतजार होता है, राजनीतिक दल को इंतजार होता है कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे। जो व्यावसायिक वर्ग है वो देखता है कि टैक्सेशन क्या है, कहाँ कहाँ कर लगाए गए, कहाँ कहाँ कर घटाए गए, बढ़ाए गए। जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो गवर्नमेंट जॉब, वह इनकम टैक्स के बारे में देखता है, सोचता है कि इनकम टैक्स का क्या है। और आम जनता जो उपभोक्ता है वह देखता है कि गुड्स और प्रोडक्ट्स में टैक्सेशन का रेट क्या है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यह बजट का इंतज़ार पूरे सभी लोगों को होता है और काफ़ी रोचक होता है। अब जिस दिन बजट पेश होता है आर्थिक नीतियों पर कोई चर्चा नहीं होती है। मैंने पहले पीछे बताया, एक सप्ताह बाद लोकसभा में पुनः सेकेंड स्टेप में बजट पर सामान्य चर्चा के लिए बैठक होती है, बुलाया जाता है। इस स्टेज में, इस चरण में क्या होता है, लोकसभा में बजट पर आर्थिक नीतियों पर चर्चा होती है। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अगर किसी भी व्यय के संबंधित प्रस्ताव में अगर संसद का सदस्य संतुष्ट नहीं है तो उस पर समीक्षा होती है और सुझाव दिया जाता है। सरकार चाहे तो उस सुझाव को माने या ना माने। और कभी कभी ऐसा हुआ है, आपको याद होगा श्री मनमोहन सिंह की सरकार में बैंकों की निकासी पर टैक्स लगाया गया था, विपक्ष ने विरोध किया, उसे कुछ कम किया गया या वापस लिया गया। तो एक प्रकार से ये सामान्य चर्चा यह एक अवसर प्रदान करता है संसद को कि वह सरकार के बजटीय नीतियों पर चर्चा करे और उन्हें आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करे। सरकार इसको मान भी सकती है और इसे डिनाई भी कर सकती है। यह एक अवसर है सामान्य चर्चा बजट की आर्थिक नीतियों में सुधार करने का या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने का। अब थर्ड स्टेज, अब यहाँ से देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। ये क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था कि बजट में दो प्रकार के बजट होते हैं, सामान्य बजट और रेलवे बजट। 1921 में एक्टवर्थ कमेटी का रिकमेंडेशन था रेलवे एक व्यावसायिक इंटरपूनियल है, व्यावसायिक जगत है, उसको अलग किया जाए और रेलवे का बजट अलग प्रस्तुत किया जाए और सामान्य बजट अलग। 1924 में इसे लागू किया गया और यह परंपरा 2016 तक चलता रहा। 2016 में विवेक देव राय समिति ने रिकमेंड किया कि नहीं, अब रेलवे भी वेलफेयर कार्य कर रहा है, इंटरपूनियल कम वेलफेयर ज़्यादा कर रहा है, तो उसको सामान्य बजट से जोड़ दिया जाए। तो 2017 से अब सामान्य और रेलवे बजट एक साथ अब प्रस्तुत इंटीग्रेटेड हो गया। मतलब जो 1924 में व्यवहार में और 1921 में सिद्धांत में अलग हुआ था, वह 2016 में सिद्धांत में और 2017 में व्यवहार में फिर एक हो गया। क्या है, जो सामान्य बजट होता है उसमें नागरिक प्रशासन संबंधित 103 डिमांड होता है, खर्च डिमांड मतलब जो खर्च की धनराशि होती है। रक्षा डिफेंस सेक्टर का 6 डिमांड होता है और रेलवे बजट में कुल 32 डिमांड होता है, मतलब टोटल 141 डिमांड। अब पहले
वित्त मंत्री अलग करता था। रेल मंत्री जैसे फरवरी के लास्ट वीक में पहले वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया 24 फरवरी को या 26 फरवरी को, तो रेलवे बजट पहले 2 दिन पहले। लेकिन अब दोनों बजट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एक साथ वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रेल मंत्री सिर्फ इस पर क्लैरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण, जब रेलवे बजट पर चर्चा होती है। क्या है एक्चुअली में जो बजट संसद में अनुदान मांगों पर चर्चा, अनुदान मांग मतलब डिमांड ग्रांट, वही जो मांगे हैं, जो खर्च की धनराशियां हैं, जब यह संसद में प्रस्तुत होता है अनुदान मांग, तो एक ब्रिटिश परंपरा है कि 26 दिन के अंदर सारी अनुदान मांगों पर चर्चा हो जानी चाहिए। 141 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, और 26वें दिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाएगा। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है मुंह को बांध देना या मुंह पर कपड़ा लगा देना, या फ्रांस में फांसी देने के लिए गिलोटिन का प्रयोग किया था, मतलब मुंह से आवाज न निकले। मतलब अब संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, अब यह मान लिया जाएगा कि सारे मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर लोकसभा में या संसद में अप्रूवल मिल चुका है 26वें दिन। हिल्टन यंग इनकी इस व्यवस्था की बहुत आलोचना करते हैं। ब्रिटिश विद्वान हिल्टन यंग कहते हैं कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 हिस्सा बजट का बिना चर्चा के ही संसद के पास हो जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992-3 में सिर्फ 1.5 मंत्रालयों पर चर्चा हुआ, तब विपक्ष ने विरोध किया, 26वें दिन गिलोटिन लाया गया। इसलिए कुछ आलोचक श्री नरसिम्हा राव के उस पीरियड को या उस सरकार को 1.5 विभाग की सरकार की भी संज्ञा देते हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर ये व्यवस्था अगर हम नहीं करते तो विपक्ष का काम क्या है? वो तो सिर्फ आलोचना करेगा ही। तो पूरे साल भर बजट चलता रहे डिस्कशन, तो फिर 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से खर्च कैसे होगा? तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ। हर सिद्धांत, नियम, नीति, कानून में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सेटबैक होते हैं। अब आपको हमें यूज करना है ना, कि हम एक संसद का एक जो कीमती समय उसे बर्बाद ना होने दें, अननेसेसरी डिस्कशन ना करें। तो 26वें दिन गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। यह मान लिया जाता है कि अब जो भी धन मांगा गया, 142 मंत्रालयों की जो मांग है, मंत्रालय कम है, ठीक है, एक मंत्रालय में कई मांग होते हैं, वह अप्रूव्ड हो गया, मतलब संसद ने उस पर अप्रूवल कर दिया। विपक्ष जब प्रत्येक मंत्रालय अपनी डिमांड अलग अलग रखेगा। जैसे रक्षा मंत्रालय अपना अलग रखा 6 मांग, रेलवे अपना 32 का अलग रखा, विदेश मंत्रालय ने अपना अलग रखा, समाज कल्याण मंत्रालय ने अपना अलग रखा, महिला कल्याण ने अपना अलग रखा। मतलब जितने मिनिस्ट्री हैं सबके पृथक पृथक मंत्रालयों की मांग होती है। संबंधित विभाग का मंत्री उस मांग को प्रस्तुत करेगा और उस पर चर्चा होती है और मतदान होता है। जब चर्चा एवं मतदान होता है तो विपक्ष या संसद के सदस्य कटौती प्रस्ताव लाते हैं। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन होते हैं? पॉलिसी रिलेटेड कट, नीतिगत कटौती, इकोनॉमिक कट, मितव्ययिता कटौती, और टोकन कट, सांकेतिक कटौती। ये कटौती प्रस्ताव हैं क्या? विपक्ष का काम है सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना, या संसद का काम है, लेकिन अब सत्ता पक्ष तो करेगा नहीं। पीछे मैंने बताया विप जनादेश, पार्टी आदेश, विप, तो जो सत्ता पक्ष का मेंबर है उसकी मजबूरी है। तो संसद का जो विपक्ष का मेंबर होगा वह जनरली अनुदान मांगों पर जब चर्चा होती है तो सरकार के खर्च पर, मंत्रालय के खर्च पर 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाता है। मैंने आपको पीछे बताया, नीतिगत कटौती, पॉलिसी रिलेटेड कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। ये क्या है? सपोज करिए कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने या महिला कल्याण मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपया इन्होंने अपने मंत्रालय के अनुदान मांग के रूप में, इसको प्रपोजल के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्ष अगर मंत्रालय के सामान्य नीतियों से संतुष्ट नहीं है, विपक्ष को लगता है कि
यह जो अनुदान मांगा जा रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह अननेसेसरी सरकार अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मांग रहा है, इस पर राजनीति हो रही है। तो वह क्या लाएगा, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में क्या होता है, मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाती है। मतलब विपक्ष का ये प्रपोजल होता है कि जो डिमांड अमाउंट है उसे रिड्यूस करके 1 रुपीज़। मतलब सरकार की पूरे पॉलिसी की आलोचना हो गई। सरकार अगर ये पारित हो जाए लोकसभा से तो इसका परिणाम सरकार का पराजय है, नैतिक रूप से सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए स्पीकर जनरली इस पर अनुमति नहीं देता है। नीतिगत कटौती पर विपक्ष जो लाना चाहता है तो स्पीकर परमिशन ग्रांट नहीं करता लोकसभा में, इसलिए अप्रूवल नहीं होता है, क्योंकि सरकार की एक प्रकार से पराजय, डिफीट होता है। दूसरा, आर्थिक या मितव्ययिता कटौती। इसी डिमांड की धनराशि को एक लंप सम कटौती, मतलब हिंदी में एक निश्चित धनराशि, मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का डिमांड है और इसमें 100 रुपये की कटौती या 1000 रुपये या 10,000 रुपये, एक निश्चित अमाउंट की कटौती विपक्ष प्रपोजल करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम सरकार की आर्थिक नीतियों से संतुष्ट नहीं है। सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वह अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो इस पर अनुमति मिल भी जाता, नहीं मिलता है। जनरली विपक्ष को जो अनुमति मिलता है वह टोकन कट, क्या कहता है, सांकेतिक आलोचना करता विपक्ष। टोकन कट क्या है, सांकेतिक कटौती कि मांग की धनराशि में, यहाँ देखिए 100 रुपये की कटौती की जाए, एक टोकन अमाउंट। और एक प्रकार से यह सांकेतिक आलोचना सरकार की है और इससे सरकार के मेजॉरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जनरली स्पीकर टोकन कट पर ही परमिशन ग्रांट करता है। चूंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए इस कटौती प्रस्ताव का कोई प्रभाव सरकार की स्थिरता पर नहीं पड़ता है। कुछ चीज़ें और यहाँ पे बता दूं, संविधान से रिलेटेड पार्ट है बजट का, कि सपोज करिए बजट चला, एक सप्ताह में पास हो गया, 1 फरवरी को पेश हुआ और 7 या 8 फरवरी को 15 फरवरी तक बजट पर चर्चा चल रही, 20 फरवरी 25 फरवरी, कभी कभी बजट पर चर्चाएं एक इतनी लंबी चलती थी कि 1 अप्रैल बीत जाता था। तो 1 अप्रैल से सरकार नए खर्च कैसे करेगी, उसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 116 के क्लास 1 में लेखानुदान है, ओटान अकाउंट। मतलब चर्चा चलती रहे, सरकार को एक एडवांस अमाउंट जो बजट का कुल 1/6 होता है 2 महीने के लिए, 12 में 2 का भाग दीजिए 1/6। सपोज करिए सरकार का बजट 20,000 लाख करोड़ रुपए है, तो उसका 1/6 2 माह के लिए एडवांस में मिल जाता है, जिसे कहा गया लेखानुदान। आप खर्च करते रहिए, बजट पर चर्चा चलेगी, जब बजट फाइनली अप्रूव हो जाएगा तो वो अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अनुदान है, आर्टिकल 115 में है सप्लीमेंट्री ग्रांट। बजट खर्च करते समय किसी योजना में आपने अनुमान बनाया है, महंगाई बढ़ गई, लागत बढ़ गया, तो सप्लीमेंट्री अनुपूरक अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त अनुदान, एक्सेस ग्रांट, ये क्या होता है, यह एक्सेस जो ग्रांट होता है यह भी एक प्रकार से देखा जाए कि बजट में अगर कहीं खर्चे अधिक हो रहे हैं तो इसके लिए एक्सेस ग्रांट है। असाधारण अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, यह अधिक खर्च के लिए होता है। एक्चुअली में भारत में जो वित्तीय प्रणाली है बहुत ही क्या है, सेंट्रलाइज तो है लेकिन बड़ा फैला हुआ भारत। तो मैं बताऊंगा आगे इस नेक्स्ट टॉपिक में कि सरकारी कर्मचारी खर्च करता चला आता है और उसका प्रत्येक माह के अंत में एजी ऑफिस में उसका आय और व्यय का आंकड़ा भेजता है। कभी कभी जो बजट अप्रूव्ड हुआ है उससे अधिक खर्च हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात, लास्ट बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल ग्रांट, इसकी जांच होती है संसद में और सीएजी का रोल, या लोक लेखा समिति का भी रोल होता है। यहाँ पे सीएजी का भी रोल होता है, क्योंकि व्यय के बाद सीएजी आ जाएगा, बताएंगे डिटेल बाद में। और
प्रत्यानुदान वोट ऑफ क्रेडिट 116 में है। ये क्या है? आकस्मिक परिस्थिति, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है तो भारत का किसी से युद्ध हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इसके लिए प्रत्यानुदान या वोट ऑफ क्रेडिट की भी व्यवस्था किया गया है। तो एक और होता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट सांकेतिक अनुदान, इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ये सांकेतिक कटौती अलग है, ये टोकन ग्रांट है, सांकेतिक अनुदान। टोकन ग्रांट किसी नए सेवा पर खर्च करने के लिए एक टोकन अमाउंट मांगा जाता है। कोई नई सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, उस पर खर्च करने के लिए टोकन ग्रांट की व्यवस्था है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो जनरल स्टडीज़ के लिए जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अब देखिए 26 दिन गिलोटिन प्रस्ताव पारित, संसद ने धन अप्रूव कर दिया, कटौती प्रस्ताव हो गया, चर्चा हो गया, मतदान हो गया, लोकसभा में बहुमत है, सरकार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आगे क्या होगा? संसद ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन अभी वित्त मंत्रालय के पास धन नहीं आएगा खर्च करने के लिए। अब एक और व्यवस्था किया गया, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक, आर्टिकल 116 में है, आई एम सॉरी आर्टिकल 114 में है, एप्रोप्रिएशन बिल 114। ये क्या है? जब तक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास होगा तब तक सरकार सिंगल पाई पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो एक प्रकार से धन विधेयक है, लाइक मनी बिल। तो राज्यसभा का अधिकार बहुत ही सीमित, 14 दिन मैक्सिमम सुझाव दे सकता है, लोकसभा चाहे माने ना माने एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन विनियोजन विधेयक का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे 26 दिन में सारे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। तो विनियोजन विधेयक इट प्रोवाइड सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट, यह संसद को दूसरा अवसर प्रदान करता है कि मंत्रालयों के जो अनुदान मांग है उसकी समीक्षा हो सके। ठीक है कि एक बार जो यहाँ पर मतदान हो गया, संसद ने अप्रूवल दे दिया, धनराशि में जो विभिन्न मंत्रालयों की धनराशि है उसमें कोई चेंज नहीं आना है, लेकिन फिर एक अवसर तो मिला पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट उसको जब चर्चा होगा तो जनता के पास आएगा। इस पार्लियामेंट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जनता के सूचना का स्रोत भी है। तो एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा संसद को एक टाइम मिल जाता है कि वह पुनः क्या कर सके, सर व्यय पर समीक्षा कर सके। हालांकि जो अमाउंट यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है पहला, और दूसरा जो संचित पर भारित व्यय है या किसी प्रकार का यहाँ पर चेंजेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन का यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, अब सरकार खर्च कर सकती है। तो खर्च करेगी तो धन भी तो लाना है ना, धन की कमी होगी कि नहीं गवर्नमेंट को, तो धन कैसे आएगा? तो संसद में इसके लिए वित्त विधेयक, जिसे कर संबंधी प्रस्ताव, टैक्स रिलेटेड प्रपोजल या फिनेंस बिल, यह पारित होगा। वही प्रक्रिया होती है, कुछ कर के दर को घटाया जाएगा, कुछ कर के दर को बढ़ाया जाता है, कुछ नवीन कर लगाए जाते हैं, कुछ कर संशोधित किए जाते हैं। और लोकसभा में तमाशा होता है, संसद के सदस्य माननीय फर्श, जो संसद का फर्श है, हंगामा खड़ा कर देते हैं, क्योंकि दिखाना होता है कि जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन फाइनली बताए ना कि सरकार का बहुमत होता है। जैसे ही वित्त विधेयक पारित होता है, अब सरकार टैक्स लगाएगा। मान लीजिए वित्त विधेयक 15 मई को पारित हो, तो 1 अप्रैल से क्या होगा, या वित्त विधेयक 10 अप्रैल को पारित हो तो 1 अप्रैल से टैक्स की क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था ब्रिटिश काल से चला रहा है। 1930 का एक्ट है, एक प्रावधान है। इस एक्ट के द्वारा सरकार कर की वसूली कर सकती है, और बाद में अगर कर में कोई चेंजेस है तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो 1938 का जो ब्रिटिश एक्ट है, उस एक्ट के द्वारा प्रोविजन किया गया है कि अगर 1 अप्रैल के बाद भी कर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो 1 अप्रैल से पिछले दरों से कर की वसूली होगी। अगर कमी है या बढ़ोतरी है तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो वित्त विधेयक पारित हो जाता है, अब जाकर सरकार को टैक्स वसूलने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहा है, मैंने काफ़ी डिटेल इसे आपसे शेयर किया। अब बजट पारित हो गया विधायिका द्वारा। अब नेक्स्ट स्टेप हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद कि
इस बजट का क्रियान्वयन यूपीएससी में भी ओपीएससी में, मतलब बजट खर्च कैसे हो। बजट बना दिया है, बजट किसने बनाया? सरकार ने। खर्च अप्रूवल किसने दिया? पार्लियामेंट ने, संसद ने, क्योंकि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। खर्च कौन करेगा? सरकारी विभाग या जो लोकल लेवल के ऑफिसर है। तो खर्च कैसे करेगा और उस पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय कैसे करेगा, इसकी चर्चा करेंगे माय डियर स्टूडेंट एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।